हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECC 102 की असाइनमेंट के सॉल्यूशन। ये असाइनमेंट मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1 की असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट 2023 और 2024 के बच्चों के लिए है। मतलब कि जिन बच्चों ने जुलाई 2023 में एनरोल किया था और जिन बच्चों ने जो जनवरी 2024 में एनरोल किया है, उन सभी बच्चों को ये असाइनमेंट करनी है। आप ये नीचे मेंशन हुआ होता है, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि जो भी बच्चे जुलाई 2023 में एनरोल हुए थे उनको ये असाइनमेंट 31 मार्च 2024 तक सबमिट करनी है। और जिन बच्चों ने अभी जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है वो 31 अक्टूबर 2024 तक इस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे। आइए देखते हैं पहले इसका क्वेश्चन पेपर, फिर चलेंगे इसके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है। पहले असाइनमेंट ए है जिसमें आपको लॉन्ग कैटेगरी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपके 500 वर्ड्स ईच के होने चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको और दिया हुआ है, तो मैंने आपके दोनों पार्ट सॉल्व कर रखा है। मेक श्योर कि आप कोई भी एक करें, दोनों को सॉल्व ना करें। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन देख के लगता है कि ये सही करना चाहिए तो वो करें, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन इसका और वाला क्वेश्चन करें, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी आपको और पार्ट दिए गए हैं, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ में भी आपको और दिया हुआ है, फिफ्थ में भी आपको दिया हुआ है, सिक्स्थ आपको, और असाइनमेंट सी में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें आपको और के क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका BECC 102 का क्वेश्चन पेपर। चलिए अब इसके आंसर की पर चलते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि मैंने कैसे फॉर्म किया है, ताकि आपको थोड़ा समझ भी आए कि आंसर कैसे फॉर्म हुआ है। तो आपको यहाँ पे मोनोपोलिस्ट का डिमांड कर्व दे रखा है जो कि है ये। उसके बाद आपको कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कहाँ होता है, जब MR इज इक्वल टू MC होता है। मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। तो पहले मैं डिमांड कर्व से अपना टोटल रेवेन्यू निकालूंगी जो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्राइस इसी इक्वेशन से पी को निकाला है। पी को निकालते ही मैंने टोटल रेवेन्यू निकाल ली। आपका हमेशा क्वांटिटी की टर्म्स में आपको हमेशा अपनी इक्वेशंस को रखना है, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज करने के लिए आउटपुट को बोला जाता है। तो ऐसा आउटपुट निकालने के लिए बोला जाता है जो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। इसलिए मेक श्योर कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो क्वांटिटी के बेसिस पे ही आए, प्राइस में ना रहे। तो टोटल रेवेन्यू मैंने यहाँ निकाल दिया। उसके बाद MR क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेशन निकाल के MR की इक्वेशन निकाल ली। उसके बाद MC क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, तो वो हो गया 2Q। उसके बाद दोनों को इक्वेट करके मैंने ऑप्टिमम पे बता दिया कि दोनों को इक्वेट करके हमारी जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है वो आ गई, वो है 20। और उसी क्वांटिटी को जब मैं अपने प्राइस फंक्शन में पुट करूँगी तो मुझे ऑप्टिमम प्राइस भी मिल गया। अब इलास्टिसिटी का फंक्शन होता है कि dQ अपॉन dP, मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इंटू में P स्टार अपॉन में Q स्टार। ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, आप इसे गूगल पे इजीली देख सकते हैं। आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डालेंगे तो मिल जाएगा। डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डालेंगे तो वो आपको और भी इजीली ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्वांटिटी को P के रिस्पेक्ट में डिराइव किया तो 60 0 हो गया और P/2 मतलब कि -1/2 हो गया। P का डेरिवेटिव 1 और 2 सेम रहा। उसके बाद ED को मैंने पुट किया तो -1/2। जैसे कि यहाँ आपको पता था कि 20 आपका Q स्टार है और P स्टार आपका 80 आया, मैंने उसे पुट किया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, वो है -2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेवेन्यू कर्व दिया हुआ है और कॉस्ट कर्व दिया हुआ है। तो टैक्स, अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा है कि आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो उन्होंने आपकी प्रोडक्ट पे लगाया है, मतलब कि आपकी प्रोडक्शन पे टैक्स लगा है। तो इसीलिए आप यहाँ पे कॉस्ट के अंदर जो है टैक्स को ऐड कर देंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि विद टैक्स जो है हमारा कॉस्ट फंक्शन हो गया ये होगा, क्योंकि अब आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इसीलिए कितना टैक्स पर क्वांटिटी, मतलब कि टैक्स इंटू क्वांटिटी आपको टोटल टैक्स देगा कि आपको कितना करना है। और यहाँ पे भी आपको यही बोला है कि T पर यूनिट ऑफ आउटपुट, जो T है वो पर यूनिट ऑफ आउटपुट है। तो T इंटू Q करेंगे तो तभी तो आपको टोटल टैक्स पता चलेगा। तो मैंने उसे कर दिया। फिर मैंने प्रॉफिट फंक्शन निकाला जो कि होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जैसे ही मैंने उसको यहाँ पे लिखा, मैंने प्रॉफिट को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू Q और मैंने जैसे ही उसे इक्वेट किया 0 के इक्वल, तो मेरे पास मैक्सिमम आउटपुट जो मैक्सिमाइज जिस आउटपुट जो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वो क्वांटिटी मेरे पास आ गई।
मैंने इसका डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लिया कि हाँ ये प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज ही होगा। अगर ये लेस देन जीरो होता है डबल डेरिवेटिव तो मतलब कि मैक्सिमम है, अगर ग्रेटर देन जीरो होता तो मतलब कि मिनिमम। तो यहाँ मेरा नेगेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो मतलब कि प्रॉफिट जो है मैक्सिमम होगा। तो उसके बाद टैक्स रेवेन्यू निकालना है, तो मैंने आपको कहा था कि T इंटू क्यू स्टार ही तो होगा मेरा टैक्स रेवेन्यू। तो जैसे मैंने टैक्स रेवेन्यू की वैल्यू निकाली मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि मैं ऐसा क्या टी चूज करूँ, टी ऐसा क्या गवर्नमेंट चूज करे कि उसका जो टैक्स रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो मतलब कि हमें टी के रिस्पेक्ट में टैक्स रेवेन्यू को डेरिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया उस इक्वल टू जीरो रखा तो मेरे पास टी की वैल्यू आ गई, टी स्टार की वैल्यू आ गई। मैंने डबल डेरिवेटिव लेके चेक कर लिया कि ये मैक्सिमाइज कर रहा है ना मेरे टैक्स रेवेन्यू को। तो जैसे कि -1/m + a आए तो लेस देन जीरो, मतलब क्यों, क्योंकि m जो है और e जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो दोनों का प्लस हमें ग्रेटर देन जीरो ही देगा। और ऊपर नेगेटिव है तो हमारा लेस देन जीरो हो गया, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो T स्टार इज इक्वल टू n/2 पे मैक्सिमाइज हो गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। आपको पता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारी ऑप्टिमम कंडीशन होती है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट दी गई है, आप इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालिए और प्राइस दिया गया है उसको इक्वेट कर दीजिए, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने डेल सी बाई डेल क्यू किया, मैंने एम सी निकाल लिया, मार्जिनल कॉस्ट निकाल लिया, ऑप्टिमम पे दोनों को इक्वल रखा और मेरे पास यहाँ पे क्यू की दो वैल्यूज आई 4 और 6। मोस्टली ऐसा होता है कि एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो हम कहते हैं नेगेटिव को इग्नोर करके हमारा पॉजिटिव जो है वही मैक्सिमाइज करें। लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने पहले Q इज इक्वल टू 4 पे अपना टोटल प्रॉफिट निकाला और Q इज इक्वल टू 6 पे निकाला। और जब मैंने चेक किया तो मेरा ज़्यादा नेगेटिव जो है वो इस पे आ रहा था, तो मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट ये हुआ हमारा, तो इसीलिए Q इज इक्वल टू 6 पे जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हुआ। उसके बाद आता है क्वेश्चन 2 का और पार्ट, जिसमें आपको डिमांड फंक्शन दिया गया है जो कि क्वाड्रेटिक है, सप्लाई फंक्शन दिया गया है, आपको कंज्यूमर सरप्लस निकालना है और प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है। तो मैंने यहाँ पे पहले QD निकाल लिया प्राइस की उससे, और प्राइस ऑफ सप्लाई की उससे मैंने क्वांटिटी ऑफ सप्लाई निकाली। तो जैसे मैंने इक्विलिब्रियम रखा, मैंने इक्विलिब्रियम से दोनों वैल्यूज निकाली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज आई जिसमें से एक नेगेटिव थी और एक पॉजिटिव थी। तो हम हमेशा पॉजिटिव को ही देखते हैं क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी कभी हो नहीं सकती, इसीलिए Q इज इक्वल टू 4 हो गया। और जैसे Q इज इक्वल टू 4 आप प्राइस ऑफ डिमांड प्राइस में रखें या सप्लाई प्राइस में रखें सेम ही आएगा। तो मैंने यहाँ डिमांड प्राइस में, मैंने सप्लाई प्राइस में रखा है और मेरे पास 11 आ गया। तो जब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे कि पता है आपको तो कंज्यूमर सरप्लस होता है कि प्राइस के अबव और डिमांड कप के नीचे का एरिया। तो ये आप कंज्यूमर सरप्लस हो गया और सप्लाई और कंज्यूमर सरप्लस हो गया, और प्रोड्यूसर सरप्लस होता है अबव द सप्लाई कर्व और बिलो द प्राइस, तो ये आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए मैंने इस कर्व के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू का यूज किया है, इंटीग्रेशन लगाया 11 और 27 की रेंज के बीच में। मुझे इस कर्व का एरिया देखना है इतने पार्ट में। तो जब मैंने देखा तो यहाँ मैंने P के, क्योंकि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ P की इक्वेशन आएगी जो कि यहाँ पे मैंने ऊपर देख सकते हैं आपको P के रिस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि P के टर्म्स में इक्वेशन आएगी तो इसलिए P के टर्म्स में जो इक्वेशन थी उसे यहाँ पे लिखा और DP। तो जैसे ही मैंने किया, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, वो बहुत इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा किया हुआ है। उसके बाद प्रोड्यूसर सरप्लस में भी सेम मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई कर्व का यूज किया। मैंने सप्लाई कर्व को इतनी रेंज में रखा और उसका इंटीग्रेशन निकाला, एरिया निकाला। तो देख सकते हैं आप 3 से 7 के रेंज में, और यहाँ पे मैंने उसे सॉल्व किया। तो ये था आपका प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन निकालिए, इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालिए और एवरेज कॉस्ट निकालिए। मैंने यहाँ मार्जिनल कॉस्ट निकाली है और एवरेज कॉस्ट निकाली है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि सी आपकी जो एग्रीगेट कंजम्पशन है वो इतनी है, उसका आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन निकाल के ये दिखाना है कि वो MPC अपॉन APC के इक्वल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं MPC होता है डेल C अपॉन डेल वाई, DC और dy भी लिख सकते हैं। डेल हम बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव के लिए लगाते हैं, लेकिन आप यहाँ DC भी लगा सकते हैं। तो DC अपॉन dy लगाएंगे तो 0.9 आ गया, और APC होता है हमारा C अपॉन y, तो वो भी यहाँ आ गया। इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन होता है DC अपॉन dy इंटू y बाई C, जैसे ऊपर मैंने डिमांड का निकाला था सेम इसी का होता है। ये भी आप इजीली
गूगल पर चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डी सी अपॉन डी वाई आपका MPC था, वो आ गया, और इंटू वाई बाई सी जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे जो कि 1/APC बनेगा तो वो मैंने लिख दिया, और ये MPC अपॉन में APC के इक्वल आ गया जो आपको प्रूव करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको एक्स यूनियन वाई निकालने के लिए बोला है और पार्टीशन प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है। वो इजीली आप देख सकते हैं, एक्स यूनियन वाई इन दोनों को ज्वाइन करके होता है। जो कॉमन टर्म्स होते हैं हम उनको एक बार लिखते हैं और बाकी सारे टर्म्स को लिख देते हैं। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, जिसमें आप 1, 2, 1, 4 इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और वाली चीज़ आ गई है। उसके बाद ए, बी और सी दिया हुआ है, उसमें आपको ए यूनियन बी, बी यूनियन ए निकाल के इक्वेट करके दिखाना है कि वो सेम है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपको दिखाना है। तो मैंने यहाँ सॉल्व किया है, ए यूनियन बी निकाला, बी यूनियन ए निकाला, तो आप देख सकते हैं दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स है, तो इसीलिए वो इक्वल है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, तो जैसे कि आपको पता है कि ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसीलिए ये पाई होता है। पाई मतलब कि कोई भी नल वैल्यूज है, कोई भी एक भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं है। सिमिलरली पाई को अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो पाई का इंटरसेक्शन कभी भी किसी से भी होगा तो पाई ही आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी में आपको बी और सी में कोई कॉमन तो मिल गए 3 और 5 में, लेकिन जब उसे ए से किया ए में भी कुछ नहीं था, 3 और 5 नहीं थे, इसीलिए आपकी पाई वैल्यू आ गई। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको ट्रुथ टेबल निकाल के दिखाना था, वो मैंने आपको दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है यूक्लिडियन डिस्टेंस। आप यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 - 2 और 1 - 3 का स्क्वायर निकल के नॉर्मली बहुत ईजी फॉर्मूला है, इजीली यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना था आपको और दिखाना था कि इस इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो x = 0 है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है। जैसे ही आपको कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स से होकर कॉन्केव में चेंज हो जाता है, तो आप या फिर कॉन्केव से होकर कॉन्वेक्स में चेंज हो जाता है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो इसका पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालें, फिर आप देखें कि जो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, जो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करके 0 पे आने वाला है, तो वो आपका एक ऑप्टिमम होता है। तो x लेस देन 0 आपको x डबल डैश जो है वो लेस देन 0 हो रहा है, लेकिन अब x ग्रेटर देन 0 है तो वो x डबल डैश आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि आपका कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए x = 0 जो है वो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या बाद आपको इंटीग्रल बोला गया है, तो इंटीग्रल मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिमिट निकालने के लिए बहुत इजीली मैंने आपको यहाँ शो किया गया है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें, उसके 2 रूट्स निकालें, जिससे एक रूट कट जाएगा, फिर लिमिट की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन सेम है, बहुत इजीली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। इसमें बस आपको डिमांड फंक्शन दिया गया है, तो डिमांड फंक्शन से आप प्राइस से क्वांटिटी निकाल लीजिए और वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला था वही आप यहाँ पे यूज करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। 10th क्वेश्चन आपको थोड़ा फाइनेंशियल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है कि आपको अपना जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो आप और आपको जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिखाएंगे, तो यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये था आपका BECC 102 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अगर आपको और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।